स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। कल्पना कीजिए, इमरजेंसी रूम में एक मरीज को लाया जाता है। उसे सांस नहीं आ रही, सीने का एक हिस्सा बिल्कुल हिल नहीं रहा और उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। आपके पास फैसला लेने और जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ मिनट हैं। ये एक काफी डरावना मंजर है और आज हम इसी के पीछे की वजह को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें न्यूमोथोरेक्स की दुनिया में ले जाएगी और खास तौर पर इसके सबसे जानलेवा रूप टेंशन न्यूमोथोरेक्स को समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात पर आते हैं। ये न्यूमोथोरेक्स आखिर है क्या? फेफड़ों का कोलैप्स हो जाना, ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। असल में होता क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें फेफड़ों की बनावट को थोड़ा देखना होगा। हमारे फेफड़े छाती के अंदर एक गुब्बारे की तरह है, लेकिन वो छाती की दीवार से सीधे चिपके नहीं होते। उनके चारों ओर एक 2 परत वाली झिल्ली होती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। तो एक परत फेफड़े से चिपकी है और दूसरी छाती की दीवार के अंदर से। इन दोनों परतों के बीच एक बहुत पतली सी जगह होती है, प्लूरल स्पेस, जिसमें बस थोड़ा सा फ्लूइड होता है। आप इसे 2 गीले कांच के टुकड़ों की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। उन्हें एक दूसरे पर खिसकाना तो आसान है, पर खींचकर अलग करना बहुत मुश्किल। यही नेगेटिव प्रेशर फेफड़े को फुलाए रखता है। न्यूमोथोरेक्स में किसी वजह से इस स्पेस में हवा भर जाती है और जैसी ही हवा अंदर आती है वो नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है और फेफड़ा अपनी इलास्टिसिटी की वजह से सिकुड़ जाता है। इसी को हम कोलैप्स होना कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से वैक्यूम सील टूटने जैसा है। और जब ऐसा होता है तो मरीज में क्या लक्षण दिखते हैं? हमारे स्रोत कुछ क्लासिक संकेतों का जिक्र करते हैं, जैसे अचानक सांस फूलना और सीने में तेज चुभने वाला दर्द। हाँ, बिल्कुल। और ये लक्षण लगभग तुरंत आते हैं। दर्द इसलिए क्योंकि प्लूरा की बाहरी परत में जो नर्व्स हैं वो खिंचते हैं, और सांस इसलिए फूलती है क्योंकि फेफड़े का एक हिस्सा अब गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं ले पा रहा। और जब हम मरीज की जांच करते हैं तो जो बातें हमारे स्रोत में हैं वो इस पिक्चर को और साफ कर देती हैं। जैसे कि छाती का फैलाव कम होना। हाँ, जिस तरफ न्यूमोथोरेक्स हुआ है वहाँ छाती कम फूलती है और स्टेथोस्कोप लगाने पर सांस की आवाज़ या तो बहुत हल्की आती है या बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हवा एक इंसुलेटर का काम करती है। और स्रोत में टैक्टाइल फ्रेमिटस और परकशन फाइंडिंग्स का भी जिक्र है। ये भी तो बड़े क्लासिक संकेत हैं। बिल्कुल। जब हम मरीज को कुछ बोलने के लिए कहते हैं और उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं तो हमें आवाज़ का कंपन महसूस होता है। यही टैक्टाइल फ्रेमिटस है। जब बीच में हवा भर जाती है तो ये कंपन बहुत कम हो जाता है और परकशन उंगली से छाती को थपथपाने पर एक खाली ड्रम जैसी आवाज आती है, जिसे हम हाइपर रेजोनेंस कहते हैं। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि प्लूरल स्पेस में कुछ गड़बड़ है। तो ये तो हुए इसके क्लासिक लक्षण, लेकिन क्या ये हमेशा एक ही वजह से होता है? मुझे लगता है असली कहानी तो इसके कारणों में छिपी है। हमारे स्रोत इसे कुछ बहुत ही अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। हाँ, और यहीं पर यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। हर न्यूमोथोरैक्स के पीछे की कहानी अलग होती है। सबसे पहली श्रेणी है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। हाँ, इसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं कि ये खास तौर पर लंबे, पतले युवा पुरुषों में होता है जो स्मोकिंग करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट प्रोफाइल है। ऐसा क्यों है? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत थ्योरी है। माना जाता है कि इन लोगों में जब लंबाई तेजी से बढ़ती है तो छाती का आकार भी बदलता है। इस प्रक्रिया में फेफड़ों का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे एपेक्स कहते हैं, वो थोड़ा खिंच जाता है। अच्छा। इस खिंचाव के कारण वहां हवा के छोटे छोटे ब्लिस्टर या ब्लेब्स बन जाते हैं। ये फेफड़ों की सतह पर बहुत कमजोर हिस्से होते हैं। और स्मोकिंग से ही और कमजोर हो जाते होंगे। एग्जैक्टली। सिगरेट का धुआं इन ब्लेब्स को और कमजोर कर देता है। फिर किसी दिन शायद जोर से खांसने पर इनमें से एक ब्लेब फट जाता है और हवा लीक होने लगती है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। यहाँ सेकेंडरी का मतलब है कि कोई और बीमारी पहले से मौजूद है। बिल्कुल। यहाँ फेफड़ा पहले से ही बीमार और कमजोर होता है। हमारे स्रोत में COPD और एम्फाइजीमा का जिक्र है, जो इसका सबसे आम कारण है। एम्फाइजीमा में फेफड़ों के अंदर हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं, जिन्हें ब्लेब्स कहते हैं। ये ब्लेब्स से कहीं ज्यादा बड़ी और कमजोर होती हैं। इनके फटने का खतरा हमेशा रहता है। और इसके अलावा
इसके अलावा माफिन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक बीमारियां या टीबी और निमोनिया जैसे इन्फेक्शन भी फेफड़े के टिश्यू को कमजोर कर सकते हैं। ये एक पुराने घिसे हुए टायर जैसा है जिसमें पंक्चर होने का खतरा ज्यादा होता है। और स्रोत इसमें बैरोट्रामा का भी जिक्र करते हैं, खासकर आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों में। वो कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक स्थिति है। जब कोई मरीज वेंटिलेटर पे होता है तो मशीन एक पॉजिटिव प्रेशर से उसके फेफड़ों में हवा भरती है। अगर फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी जैसे ARDS की वजह से सख्त या कमजोर है तो वेंटिलेटर का प्रेशर उन कमजोर हिस्सों को फाड़ सकता है और हवा सीधे प्लूरल स्पेस में लीक होने लगती है। ये एक ऐसी जटिलता है जिसका आईसीयू में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। समझ गया। और फिर तीसरी श्रेणी है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, जो शायद सबसे सीधी और स्पष्ट है। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सीधी चोट की वजह से होता है। जैसे पसली टूट जाए और उसका नुकीला सिरा फेफड़े में चुभ जाए, या फिर कोई नुकीली चीज जैसे चाकू या गोली सीधे छाती के आर पार हो जाए। लेकिन इसमें एक और प्रकार भी है जिसका हमारे स्रोत जिक्र करते हैं, आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक मतलब किसी मेडिकल प्रक्रिया के दौरान होने वाला? बिल्कुल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे गर्दन की नस में सेंट्रल लाइन डालते समय अगर सुई थोड़ी ज्यादा गहरी चली जाए तो वो फेफड़े के एपेक्स को पंचर कर सकती है, या फिर फेफड़े की बायोप्सी लेते समय। तो हमने देखा कि न्यूमोथोरैक्स कई अलग अलग वजहों से हो सकता है, लेकिन अब हम उस स्थिति पर आते हैं जहां ये सिर्फ एक फेफड़े की समस्या न रहकर एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाती है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। यहाँ ऐसा क्या अलग होता है? यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है वो बेहद सरल लेकिन उतना ही खतरनाक है। हमारे स्रोत इसे वन वे वॉल्व मैकेनिज्म कहते हैं। होता क्या है कि फेफड़े या छाती की दीवार में जो छेद बनता है वो एक फ्लैप की तरह काम करता है। जब मरीज सांस अंदर लेता है तो ये फ्लैप खुल जाता है और हवा प्लूरल स्पेस में चली जाती है, और जब सांस बाहर छोड़ता है तब ये फ्लैप बंद हो जाता है और हवा को बाहर नहीं निकलने देता। अरे बाप रे, ये तो एक ऐसा भयानक मैकेनिज्म है जिसमें मरीज की हर सांस उसकी मौत का कारण बन रही है। वो सचमुच हर सांस के साथ अपने ही सीने में हवा भरता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर सांस के साथ प्लूरल स्पेस में हवा का दबाव बढ़ता जाता है। पहले तो ये दबाव फेफड़े को पूरी तरह पिचका देता है, लेकिन हवा का आना बंद नहीं होता। इसके बाद ये बढ़ता हुआ दबाव छाती के बीच की सभी संरचनाओं, हृदय, बड़ी रक्तवाहिकाओं और ट्रेकिया को दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर देता है। हमारे स्रोत में जो एक्सरे है उसमें ये साफ दिखता है कि कैसे ट्रेकिया अपनी जगह से खिसक गया है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये सिर्फ एक सांस की समस्या नहीं रह जाती। ये दबाव हृदय और बड़ी नसों पर क्या असर डालता है? और यही इसका सबसे जानलेवा पहलू है। ये बढ़ता हुआ दबाव छाती की बड़ी नसों, खासकर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा को दबाता और मरोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए कि दिल एक पंप है और वेना कवा उस पंप तक खून लाने वाला मुख्य पाइप है। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स में बढ़ता हुआ हवा का दबाव उस पाइप को बीच में ही मरोड़ देता है। पंप तक खून ही नहीं पहुंच ही नहीं पाता। तो पंप चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर उस तक खून ही नहीं पहुंचेगा तो वो आगे क्या भेजेगा? पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इसका मतलब हृदय में खून की वापसी ही लगभग बंद हो जाती है। हाँ, मेडिकली हम इसे डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न कहते हैं। जब हृदय में खून की वापसी घटती है तो कार्डियक आउटपुट भी लगभग शून्य हो जाता है। ब्लड प्रेशर तेजी से गिरता है और मरीज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में चला जाता है। ये तो एक कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है। बिल्कुल, जो मिनटों में जान ले सकता है। तो जब मरीज इस हालत में आता है तो हम क्लिनिकली क्या देखते हैं? क्या ये धीरे धीरे होता है या अचानक? ये बहुत तेजी से होता है। मरीज को बहुत ज्यादा सांस की तकलीफ होगी, वो बेचैन होगा, पसीना पसीना होगा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा, मतलब हाइपोटेंशन, और हार्ट रेट बहुत ज्यादा, टैकीकार्डिया। और एक क्लासिक साइन जो हमारे स्रोत में भी बताया गया है वो है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्योंकि खून हृदय में जा नहीं पा रहा तो वो नसों में वापस जमा होने लगता है, जिससे गर्दन की नसें फूली हुई दिखती हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक्सरे का इंतजार करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बहुत बड़ी गलती। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और इसका इलाज भी उतना ही तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल, इसका इलाज ER में या जहां भी मरीज है वहीं तुरंत करना होता है। स्रोत में इसका जिक्र है तत्काल नीडल डीकम्प्रेशन। इसमें एक बड़ी सुई को छाती में दूसरी इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर डालकर फंसी हुई हवा को तुरंत बाहर निकाला जाता है।
जैसी सुई अंदर जाती है, एक हिस की आवाज के साथ हवा बाहर निकलती है, दबाव कम होता है और हृदय फिर से काम करना शुरू कर देता है। ये सच में एक जान बचाने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इसके बाद मरीज को स्थिर करके चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने न्यूमोथोरैक्स के पूरे स्पेक्ट्रम को समझा, एक साधारण स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स से लेकर एक ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स तक, और फिर सबसे गंभीर टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जहां एक साधारण सा वन वे वॉल्व मैकेनिज्म पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठप कर सकता है। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार समय पर होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि एक आपातकालीन स्थिति में एक्सरे का इंतजार किए बिना कौन सा एक शारीरिक संकेत सबसे पहले और सबसे मजबूती से एक चिकित्सक को इस जानलेवा स्थिति के प्रति सचेत कर सकता है? क्या वो ट्रेकिया का खिसकना है, जो अक्सर देर से मिलता है, या गर्दन की फूली हुई नसें, या फिर सांस की आवाज का पूरी तरह से गायब हो जाना, जिसके साथ तेजी से गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हो? सही समय पर सही संकेत को पकड़ना ही एक मरीज की जान बचाने और एक दुखद घटना के बीच का फर्क हो सकता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।